नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आज हमारे साथ बहुत ही तेज तर्रार, बिल्कुल बेबाक बोलने वाले और बहुत ही एक्टिव नेता रामेश्वर शर्मा जी हैं। 2 बार के विधायक रह चुके हैं, प्रोटम स्पीकर भी रह चुके हैं और खुल के बातें बोलते हैं। हिंदुत्व पे बहुत बोलते हैं, कई बार कंट्रोवर्शियल भी बोलते हैं, लेकिन अपने बयान पे अडिग रहते हैं, पीछे बिल्कुल नहीं हटते और 24/7 जो है वो नज़र आते हैं अपनी जनता के बीच में, अपने क्षेत्र में। चलिए आज हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के चैनल में इस खास कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बुलाया। जी, हम तो आपको पूरे 1 साल से बुला रहे हैं, लेकिन आप इतने बिजी हैं कि टाइम देकर भी आप नहीं आ पा रहे, जो कि अच्छी बात है। मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ इस चीज़ को, इसलिए अप्रिशिएट कर रही हूँ कि जब भी हमारी बात होती थी आप टाइम देते थे और आप कहते थे फिर मैं क्षेत्र में हूँ, मैं अपनी जनता के बीच में हूँ। असल में क्या है, हम लोगों का क्षेत्र ही भगवान है, वही हमारा मठ है, वही हमारा मंदिर है, वही हमारी मुकाम है, वही हमारी पहचान है। इसलिए जो जवाबदारी क्षेत्र की जनता के प्रति हमारी है उसको निभाना जरूरी है। घटना दुर्घटनाएं घटित होती है तो उसमें उपस्थित भी होना जरूरी है। किसी के यहाँ शादी संबंध है तो वहाँ भी जाना जरूरी है, और विकास के काम हैं उनको भी अंजाम देना जरूरी है। नज़र हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए इन सब चीज़ों को सावधानी से पूरा करना है। ठीक है, आप सबका स्नेह आशीर्वाद है तो चैनल में आ ही जाएंगे, लेकिन सवाल है कि नज़रों में रहेंगे तो चैनल में आ जाएंगे। इसलिए हमारा ये मानना है कि आपका स्नेह आशीर्वाद रहे, पर जनता के बीच में जो हमने वादे किए हैं उन्हें हमें समय रहते हुए पूरा करना है। इसलिए केवल हम ये काम अधिकारियों पर छोड़ देंगे उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि हमारी जवाबदेही के तहत है। जनता हम पर भरोसा करके ये काम की स्वीकृति दे रही है, और जो काम हम प्रारंभ कर रहे हैं उसको टाइम लिमिट में पूरा करना ये भी हमारा दायित्व बनता है। इसलिए 24/7 घूमते रहना ये है। अभी चूंकि भाग में यही था तो इसी को स्वीकार किया है, तो उससे ना थकना ना मुड़ना, बल्कि उस पर लगे रहना और प्रार्थना करना कि इससे ज्यादा भी चलते जाना। हाँ, इससे ज्यादा टाइम हो तो और भी लगाओ। अब मुझे ये बताइए कि आप घर कब पहुंचते हैं? पहुंचते भी है, नहीं पहुंचते, मतलब सुबह निकलते हैं तो देर रात तक क्षेत्र में वैसे बनते कोशिश होती है कि सुबह खाना खाकर निकलते हैं, 9:30-10 बजे खाना खा के निकलते हैं। नाश्ता कभी जभी भाग्य में होता है, बल्कि डायरेक्ट खाना होता है, और दिन भर क्षेत्र में और अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। जब भी 12-1-2 बजे जब भी आते हैं घर आ जाते हैं। चलिए, आपने अपने क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बहुत विकास की बातें की है और कर रहे हैं लगातार। जो है हम देख रहे हैं कि घोषणाएं हो रही हैं, घोषणाओं पे अमल हो रहा है, तो थोड़ा सा बताइए, कई चीज़ें आप करा रहे हैं। देखिए, हमारी जो विधानसभा है वैसे तो अगर कहा जाए तो अर्बन और रूरल, सेमी अर्बन से रूरल है। हमारे पास 68 पंचायतें हैं, हमारे पास 12-13 नगर निगम के वार्ड हैं, और इन वार्डों के कारण नगर निगम में वो भी वार्ड ऐसे हैं कि केवल 4 वार्ड अगर उस जमाने के ले लिए जाए, आज के वो वाली 6 वार्ड हो गए हों, तो ये कह सकते हैं कि 25-30 साल पहले नगर निगम में आए थे, बाकी वार्ड अभी हाल ही में नगर निगम आए थे। तो गाँव भी शहर जैसा दिखता था और शहर को गाँव में अंतर नहीं था। तो हमें सड़क की डिमांड थी, हमें सीवेज की डिमांड थी, हमें पानी की डिमांड थी, हमें खेल और स्टेडियम की डिमांड थी, हमें कॉलेज की डिमांड थी, हमें स्कूल की डिमांड थी, हमें अस्पताल की डिमांड थी। कुल मिलाकर एक डिमांडों की अंबार वाला क्षेत्र हमारे निर्वाचन क्षेत्र है। हम देहात में जाएं तो वहाँ बरसों से पानी नहीं है। बड़ा तालाब हमारे यहाँ के खेतों से, नदियों से पानी भरता है, कैरवा हमारे यहाँ से भरा जाता है, पर प्यासे हमारे लोग रहते हैं। तो हमने चाहे शहर हो या गाँव हो, समुच्ची व्यवस्था की कि शहर को जो पानी मिल रहा है वो गाँव को मिलेगा। तो हमने शहर को, हमारी कोलार जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर कहते हैं, उसमें घर घर पानी के नल दिए, पानी की पूर्ण व्यवस्था की, सीवेज लाइन से जोड़ दिया, खेल के स्टेडियम का काम चल रहा है, तहसील कार्यालय खोल दिया है, एसडीएम कार्यालय खोल दिया है, वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल हमारा वर्किंग में है, वो काम कर रहा है, एक कॉलेज खोल दिया है। एमपीवी का जो क्षेत्र था तो चांदबड़ जाना रहता था, अगर कोलार का आदमी चांदबड़ जाएगा तो लगभग 22-23 किलोमीटर जाना रहता था। खैर दूरी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी,
उसका टाइम जो लगता था लगभग 2.5 से 3 घंटे उसको वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराने जाता था, तो हमने पूरा एक डिस्ट्रिक्ट डी लेवल का अधिकारी कोलार में ही इस्टेब्लिश कर दिया, वो वहीं बैठता है, एक हमने वो खोल दिया है। फिर हमने देहात में पानी नहीं था तो जो इंदौर रोड है, रातीवड़ रोड है, हमारा नीलगढ़ रातीवड़ रोड कह लीजिए या राजगढ़ रोड कह लीजिए, इस बेल्ट में लगभग 76-77 गांव आते हैं। इन 76 गांवों को हम कैरवा से पेयजल दे रहे हैं, वहां से हमारी काम चालू है। और अगली जो चैत की नवरात्रि आएंगी, नवरात्रि के पहले दिन हमने तय किया है कि हर घर को हम पानी कैरवा से देंगे। उधर जो हमारा विदिशा बैरसिया रोड का पार्ट है, विदिशा रोड का पार्ट है, राजशहर रोड का पार्ट है और नर्मदापुरम का कुछ पार्ट है, इसको हम हलाली डैम से पानी दे रहे हैं। तो ये उधर के जो गांव हैं उनको हम वहां से पानी दे रहे हैं। तो शहर हो या गांव, विकास सब दूर है। हुजूर विधानसभा में अब कोई गांव ऐसा नहीं है जिसको सड़क से नहीं जोड़ा गया हो, बल्कि हर गांव को हमने अब सड़क से जोड़ दिया गया है। हर गांव में पीने की लाइन का पानी डल रहा है, हर गांव में सफाई व्यवस्था को हमने सुचारू रूप से कर दिया है। हर गांव में हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में अच्छे खेल मैदान बने, अच्छे गांवों से भी खिलाड़ी तैयार हो। और अब हमारा जो नया प्लान है वो है कि समस्या मुक्त हुजूर और रोजगार युक्त हुजूर, ये डेवलप करना है। हमने अब समस्या मुक्त, हमने सड़क दे दी ना, उनको पीने का पानी पहुंचा दिया, सीवर लाइन की समस्या से समाधान कर दिया, खेल के मैदान तैयार कर दिए, स्कूल दे दिए, कॉलेज दे दिए, अस्पताल दे दिए। अब हाथ में रोजगार देना है, तो हम रोजगार का प्लान कर रहे हैं। तो जो नया हमने एक रिंग रोड पर काम कर रहे हैं उसकी तैयारी चल रही है। निकट भविष्य में, मतलब या तो इस साल के एंड में उसका काम शुरू होगा, 2024 तक हम उसको बना देंगे और फिर उसके पास आसपास हम औद्योगिक कॉरिडोर का एक तैयार करेंगे, जिससे कोशिश ये होगी कि अधिकतम 25 से 30 किलोमीटर के दायरे में जो लोग रह रहे हैं उनको निकटतम ही रोजगार मिले। और आप देखेंगे कि एयरपोर्ट जो जाते हैं, आप भोपाल में, मेरे को लगता है 20 साल से तो पत्रकारिता में मैं आपको देख रहा हूं, 20 साल से आप जब एयरपोर्ट जाते थे तो रेलवे फाटक पर आप सबको खड़ा होना पड़ता था, जबकि इस भोपाल ने राष्ट्रपति भी दिया है, अनेक बार केंद्रीय मंत्री दिए कांग्रेस शासनकाल में, लेकिन किसी ने फ्लाईओवर नहीं बनाया। हमने वो फ्लाईओवर आरओबी तैयार किया और एयरपोर्ट तक जो है 3 जगह जो है ग्रेड सेपरेटर के साथ पुल और फ्लाईओवर तैयार की। तो कुल मिलाकर मोदी जी की जो सरकार है, भारत सरकार, वो काम करने वाली स्टेट गवर्नमेंटों को प्रोत्साहित कर रही है, आशीर्वाद दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट अपने लोकल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजना बनाकर माननीय शिवराज सिंह चौहान हम जमीन पर उसका मूर्ति रूप ला रहे हैं। वाकई में विकास की बात होनी चाहिए। तो जब विकास की इतनी बातें हैं, विकास की इतनी घोषणाएं हैं, विकास की आप लोग चिंता कर रहे हैं, आपकी सरकार यहाँ केंद्र में, फिर पोलराइजेशन की राजनीति क्यों? कौन सी पोलराइजेशन? हिंदुत्व की इतनी बातें क्यों? नहीं, हिंदुत्व की बात करना पाप है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं राम की पूजा करता हूं तो पाप है क्या? बिल्कुल नहीं। मैं कृष्ण की पूजा करता हूं तो पाप है क्या? नहीं। मैं शंकर की पूजा करता हूं तो पाप है क्या? मैं गंगा की पूजा करता हूं तो पाप है क्या? मैं महावीर की पूजा करता हूं, पाप है। मैं गौतम बुद्ध की पूजा करता हूं तो पाप है। मैं गुरुद्वारे जाता हूं तो पाप है। क्या परेशानी? किसके पेट में दर्द है? किसके पेट में दर्द है? मुझे बताइए ना। मैं रामेश्वर शर्मा हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, ये कहना मुझे गर्व है, क्योंकि मैं हूं ना, तो बोलूंगा। मैं डुप्लीकेट तो नहीं हो सकता कि रामेश्वर शर्मा को मुसलमानों के वोट चाहिए इसलिए जाओ रोज अफ्तारी की जूठन भी खाऊंगा और सर पे जाली की टोपी भी लगाऊंगा। नहीं लगाता ना मैं तो मुसलमानों नहीं कहता तुम तिलक लगाओ। मेरा अपना एक धर्म है, मेरी अपनी एक संस्कृति है, मेरी अपनी एक सभ्यता है। ये वो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं जो इस तरह की बात करके आदमी को वोट हथियाने के लिए उनको जाल में फंसाते हैं। ना ये हिंदू का भला करते हैं, ना ये मुसलमान का भला करते हैं, कुल मिलाकर ये खुद का भला करते हैं। कौन है ये लोग? को कांग्रेस कह लीजिए, सपा कह लीजिए, बासपा कह लीजिए, आप कह लीजिए, जितने हैं ये सब क्या है? ये तुष्टिकरण की तो पैदाइश है, और क्या है? मुझे बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम अयोध्या पर निर्णय कर दें, ये बात कई बार कही होगी, राजीव गांधी ने तो नहीं स्वीकार किया। ये वही राजीव गांधी है जब संसद में कहते हैं कि साहिबानो केस के बारे में निर्णय लेते हैं और सरकार को झुकना पड़ता है,
और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलने संसद को पार्लियामेंट बुलानी पड़ती है। क्यों? साबानो प्रकरण क्या है? लड़की मुसलमान, उसका शोहर मुसलमान, एक मुसलमान लड़की ने मुसलमान पति के खिलाफ कोर्ट में प्रकरण किया, कोर्ट ने निर्णय दिया, सरकार डर गई, मुसलमान सड़कों पर आ गए। क्या है? क्या कभी ऐसा हिंदू के बारे में सोचा? कभी हिंदू के बारे में सोचा? हम भी तो 5-5 लाख लोग अयोध्या गए, 10-10 लाख लोग अयोध्या गए। हम पर तो मुलायम ने गोली चलाई, हम पर तो कांग्रेसियों ने गोली चलाई, हमें तो लोगों ने क्या क्या गाली नहीं दी, हमें तो जेलों में मारा, हमें तो घसीट घसीट कर मारा। इतनी पिटाई हुई राम भक्तों की। क्यों? राम मंदिर मांगने गए थे साहब, हम तो नौकरी भी मांगने नहीं गए। और राम मंदिर कहां मांगने गए थे? भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था जब तुलसी ने रामचरितमानस लिखी। जब वाल्मीकि भगवान ने रामचरितमानस लिखी तब भारतीय जनसंघ का जन्म नहीं हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म नहीं हुआ था। ये तो तब लिखी गई जब हमारे पैदाइश ही नहीं थे हम। अगर उस समय अयोध्या लिखा गया कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ, सरयू के तट पर राम का जन्म हुआ, ये रामलला का मंदिर है, और उस रामलला के मंदिर को बाबर तोड़ जाए और चाटुकार लोग ये ना कहें कि बाबर ने तोड़ा, ये कहेंगे तो वर्तमान माहौल बिगड़ जाएगा। क्यों? हत्यारे को हत्यारा नहीं कहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? चोर को चोर नहीं कहेंगे तो न्याय कैसे मिलेगा? किसी को तो गवाही देनी पड़ेगी चोर के खिलाफ, किसी को गवाही देनी पड़ेगी हत्यारे के खिलाफ, तभी तो उसको न्याय मिलेगा। और इसलिए 75 साल इस देश की राजनीति ने, जिसे कहा जाता है कि जो राम है वो दुनिया को न्याय देता है, भगवान है, परमपिता परमेश्वर है, उस राम को भी हिंदुस्तान की अदालत में सबूत पेश करने पड़े कि मैं दशरथ पुत्र, मैं कौशल्या नंदन, मैं कनक महल में पैदा हुआ, मैं राम यहां पैदा हुआ, मेरे बारे में निर्णय करो। फिर कर्नाटक में क्यों नहीं चला आप लोगों का? देखिए वहां पे जो बजरंग बली का नाम लिया आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बजरंग दल की बात बैन करने की बात कांग्रेस ने कही, लेकिन आपका वो हिंदुत्व का एजेंडा कर्नाटक ने, अभी फ्रेश है, चुनाव के रिजल्ट्स अभी आए, पूरा बहुमत जो है कांग्रेस को दे दिया। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? आस्था है, आस्था का विषय राजनीति के विषय से कभी कभी अलग हो जाता है। कभी कभी राजनीति में आदमी तत्काल स्वार्थ में भ्रमित हो जाता है, और जो राष्ट्रीय स्वार्थ होता है वो ये है, हम रहे ना रहें, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें, ये राष्ट्रीय स्वार्थ है। ये भगत सिंह के पास था, चंद्रशेखर के पास था, राम प्रसाद बिस्मिल के पास था, खुदीराम बोस के पास था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास था। लक्ष्मीबाई चाहती तो अंग्रेजों से 2 गांव लेकर बच्चे को पाल सकती थी, खुद जिंदा रह सकती थी। उनने कहा मैं रहूं ना रहूं पर झांसी रहना चाहिए, वो लड़ गई। तो ये राष्ट्रीय स्वार्थ है। तो ये राष्ट्रीय स्वार्थ और धर्म जिनके सर चढ़ के बोलेगा, राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। देखिए राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, राष्ट्रीय स्वार्थ जब सर्वोपरि है हमारा तो। और इस राजनीतिक स्वार्थ को मत जोड़िए से, राष्ट्रीय स्वार्थ है, और जब राष्ट्रीय स्वार्थ को पूरा करने के लिए राजनीति करनी पड़ी। अब अगर पार्लियामेंट में बहुमत चाहिए 370 हटाने के लिए, बाहर 1 करोड़ लोग भी आवाज दें तो क्या मतलब, जब पार्लियामेंट में अगर 300 लोग साथ ना दें तो पार्लियामेंट में। देखिए ये वही कांग्रेस है जो आज जय श्री राम बोल रही है चुपके चुपके, जिसके पूर्वजों ने 10 जनपद में एक भी सत्यनारायण कथा कराई। आप तो दिल्ली में भी पत्रकार रही, ठीक है, मैं गलत तो नहीं बोल रहा। कभी दिल्ली में 10 जनपद में सत्यनारायण का प्रसाद खाने मिला आपको? अगर आप ही बता दीजिए, कभी मिला? कभी दिल्ली में कोई रामनवमी मनी उस 10 जनपद में? कभी जन्माष्टमी मनी? नहीं मनी। यही मोदी के आने का परिवर्तन है कि कसाई गौशाला खोलने के लिए तैयार है। जो मंदिर तोड़वाते थे वो मजबूरी में भी चाहे जा रहे हैं पर मंदिर जा रहे हैं। जो बेटा आज मंजूरी में जा रहा है, कल धीरे धीरे हिंदू और खड़ा होगा। आने वाली उसकी पीढ़ी भी मजबूरी में नहीं, दिल से राम को स्वीकार करना पड़ेगा। यही परिवर्तन है। एक जमाना ऐसा भी आया था नरसिम्हा राव जी का, शायद मुझे ठीक याद है कि एक कानून आया था, लाया जा रहा था कि जिसमें जो उम्मीदवार हैं वो मंदिर नहीं जा सकते, तिलक नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया था। अब कोई उम्मीदवार तो छोड़िए, जिनने पिछले 92 दिसंबर में जिनने मंदिर तोड़वाए थे, अब तो वो मंदिरों की आरती करते घूम रहे हैं। कर्नाटक से देश को पूरे का हवा मंडल नहीं बना सकते, और वो नया भी हम लोगों का है, पर
ठीक है, आज नहीं तो कल कर्नाटक हमारा था, है, और बजरंगबली की जय जयकार कर्नाटक में होगी। कांग्रेस में है हिम्मत तो प्रतिबंध लगा के देखे बजरंग दल और आरएसएस पर, फिर हम कांग्रेस को समझाते हैं क्या है। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप लगता है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का असर हुआ है? क्योंकि कांग्रेस यही कह रही है कि उनकी जो यात्रा है उसका जो है परिणाम है कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत है, जनता ने पूर्ण बहुमत कांग्रेस को दिया है। मुझे ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस पे ये जो गांधी शब्द है ना, ये गांधी शब्द कांग्रेस के लिए एक तरह से कांग्रेस मानती है कि हमारा जीवन है। अगर राहुल गांधी से गांधी हटा दिया जाए तो क्या है राहुल गांधी, और इसलिए पूज्य महात्मा गांधी के गांधी शब्द को चुराकर ये पूरे गांधी गांधी चिल्ला रहे हैं। राहुल गांधी जी की किसी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का भला नहीं हुआ, ना भारत का भला हुआ। भारत तो जुड़ा हुआ था, भारत तो जुड़ा हुआ था। क्या मध्य प्रदेश से कर्नाटक नहीं जुड़ा था? क्या महाराष्ट्र से मध्य नहीं, प्रदेश लेकिन कांग्रेस को उन्होंने जोड़ा, उनके बारे में जो जनता के बीच में कांग्रेस ने था, कांग्रेस ने भारत जोड़ो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, अलगाववादियों को जोड़ा, कट्टरपंथियों को जोड़ा, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की। जहां से यात्रा शुरुआत की तो उनने वो खतरनाक पादरी से शुरुआत की जो हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार विष घोलता था। इसके बीच में उन्होंने अनेक जगह मुल्ला और मौलवियों से मिलने की कोशिश की और मिले और उनको अपना अपना सबक दिया। ये तो कमलनाथ और कांग्रेस और राहुल गांधी सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। मुसलमानों से कह रहे हैं तुम 90% वोट करना तभी हम जीत पाएंगे, नहीं तो हिंदू हमें हरा देंगे। मतलब हिंदू पे तो भरोसा है ही नहीं आपका। आपका भरोसा तो मुस्लिम वोट पर है, आपका भरोसा तो ईसाई वोट पर है। और इसलिए ये जो कांग्रेस है ये इस तरह का षड्यंत्र रच सकती है। किसी की यात्रा से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला सबसे बड़ी यात्रा है वो है राष्ट्र यात्रा। ये देश में जो राष्ट्र यात्रा है हो रही है, भारत के स्वाभिमान की यात्रा हो रही है, पूरे विश्व में भारत की जय जयकार गूंज रही है। ये भारतीयों को समझ में आ रहा है कि बंदूकें और तोपें भी अगर भारत का तिरंगा देखती हैं तो साइलेंट हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, आग नहीं उबलती और फायर नहीं करती। क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को ये बता दिया है कि मेरा बेटा बेटी तिरंगा लेकर निकल रहे हैं, इन पर अगर कुछ भी हुआ तो आप जानना। ये साल विधानसभा चुनाव का है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 150 से ज्यादा सीटें आएंगी मध्य प्रदेश में। देखिए, राहुल गांधी को कांग्रेस के 25 विधायकों के नाम तक नहीं मालूम मध्य प्रदेश की। राहुल गांधी को विधानसभा के नहीं मालूम। राहुल गांधी एक ऐसी स्लेट है जो लिख जाए उसे लिखा पढ़ना है। राहुल गांधी ना मध्य प्रदेश को जानते हैं ना मध्य प्रदेश की हकीकत से परिचित हैं। इसलिए आप राहुल गांधी जी की चिंता छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो 200 पार का नारा दिया है, हम 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत के सरकार बनाएंगे, और यही नहीं बनाएंगे बल्कि 2024 में दिल्ली को भी 29 के 29 जीत कर देंगे। इसलिए मोदी जी की जो डबल इंजन की सरकार है वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कांग्रेस की अंतरकलह और आएगी। अभी तो देखिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह में और होने वाला है। बीजेपी में भी तो अंतरकलह है। बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेता कहते हैं कि इस बार बीजेपी की जो कंपटीशन रहेगा वो बीजेपी का अंदरूनी राजनीति, जो अंदरूनी कलह है वही, उसी से बीजेपी को। भाजपा की कोई आंतरिक कला नहीं है और कोई अंदरूनी गुटबाजी नहीं है। और एक तो भाजपा में कोई भी नेता एक सोच ना ले। जिस नेता ने गुटबाजी करने की सोची वो अकेला रहता है, कार्यकर्ता भाजपा के साथ रहता है, क्योंकि उसकी विचार, उसका व्यवहार, उसका राष्ट्र सब विचार में निहित है। इसलिए सब लोग भारतीय जनता पार्टी के एक ही प्रण से हैं। दीनदयाल उपाध्याय का संकल्प और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान ये सदैव याद रखना चाहिए। इसी के आधार पर हम लोगों ने काम शुरू किया है। जब दीनदयाल जी या मुखर्जी ने भाजपा या जनसंघ की स्थापना की थी तब सत्ता का सपना नहीं था और सत्ता मिल गई
तो इसका मतलब ये है कि 370 हटाना है, तो वो मोदी जी ने 370 कश्मीर से हटाई। इसका मतलब ये है कि दीनदयाल जी ने गरीबों की झोंपड़ी पक्की बनवाना है, तो प्रधानमंत्री जी ने पक्के मकान बनाए। इसका मतलब यह है कि दीनदयाल जी ने कहा है कि बीमार का इलाज होना है, तो प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बना। इसका मतलब ये है कि दीनदयाल जी ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा हो और बेटियों का सम्मान हो, तो लाडली लक्ष्मी योजना आई और लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान लेकर आए। दीनदयाल जी ने कहा कि गौ माता की सुरक्षा हो, तो गौ माता की सुरक्षा के लिए सरकारों ने कड़े पहरे और कानून बनाए। और आप एक और ध्यान रखिए, कांग्रेस तो वो सरकार है कि जिसने करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में गौ माता के लिए रक्षा का आंदोलन हुआ था, गाय के राष्ट्रपति घोषित करने, तब गोली चलाई थी और 32 संत शहीद हुए थे। सवाल पूछना चाहूंगी, चाहे केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, चाहे यहाँ मध्य प्रदेश की बात करें, जनता के अंदर ये एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि ये इवेंट की सरकार है, आप लोग इवेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं। हमारी सरकार जनता के बीच में नहीं है। अगर जनता के बीच में ये होता तो लाखों नहीं आते, ये ध्यान रखिए, लाखों नहीं आते। कोई भी कार्यक्रम में लाखों लोग आते हैं। जनता का दिली जुड़ाव है। आज 2 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ बहनें लाडली लक्ष्मी लाडली बहना बनी हैं। 44 लाख से अधिक बेटियां लाडली लक्ष्मी बनी हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर 80 लाख से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि बट रही है। ये लाखों लोग जुट रहे हैं। ये इवेंट तो उनको दिखता है जिनका खुद का बैंड फूटा पड़ा है। जिन कांग्रेस से खुद से आदमी जुड़ते नहीं है, उनके आदमी समर्थन में नहीं आते। भारतीय जनता पार्टी ये भारत की जनता की दिल की पार्टी है, भारत के जनता के मूल विचार की पार्टी है, भारत के गौ माता की रक्षा की पार्टी है, हिंदुत्व की विजय पताका की पार्टी है। आपको जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का करीबी माना जाता है। मैं सबका करीबी हूँ। अच्छा, हाँ, जय श्री राम जो बोले सबका करीबी हूँ। हाँ। सबका करीबी हूँ। शिवराज जी हमारे नेता है, मुख्यमंत्री है, क्या परेशानी? वो मुख्यमंत्री है, वो हमारे नेता है। हाँ, उमा जी भी हमारी, हम उनके भी करीबी, उसमें क्या? जय श्री राम बोले भाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, हम उनके भी करीबी। क्यों? भारतीय जनता पार्टी में जिसके पास जो दायित्व है और दायित्व के साथ जिसके जो निर्देश हैं उसका पालन करना रामेश्वर शर्मा सामान्य कार्यकर्ता है। रामेश्वर शर्मा को ये मुगालता नहीं है कि मैं एमएलए हूं तो बड़ा नेता हूं, नहीं। रामेश्वर शर्मा भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, प्रदेश अध्यक्ष जी हों, संगठन महामंत्री हों, मुख्यमंत्री जी हों, प्रधानमंत्री जी हों, जो निर्देश हमें संगठनात्मक और प्रशासनिक मिलेंगे वो सब पूरा करेंगे। इस बार टिकट के लिए आश्वस्त हैं आप? भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है, काम पर भरोसा करिए। जय श्री राम करके काम मैदान में जय श्री राम बोलिए, मैदान में कूद जाइए। हुई है वही जो राम में रुचि राखा। आप ध्यान रखिए, कर्म को ईमानदारी से करिए। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तत्फल जाका। कर्म अच्छा करिए, कर्म ही भाग्य बदलता है और कर्म ही संसार की रचना करता है। इसलिए किसी के उस पर मत रहिए, कर्म अच्छा करिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करिए। हमें भरोसा है दल पर, हमें भरोसा है हमारी निष्ठाओं पर, हमें भरोसा है हमारे विचार संगठन पर। रामेश्वर शर्मा जी, आप स्वदेश न्यूज़ चैनल के ऑफिस आए, आपने हमारे कार्यक्रम सबकी बात में इतना समय दिया और इतनी बेबाक तरीके से आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका जी, आप लोगों ने बुलाया, हमको सुना और इतने लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम। तो आज के एपिसोड में हमने बात की विधायक रामेश्वर शर्मा जी से। जैसा कि मैंने कहा था, बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन है, लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जनता की चिंता करते हैं, विकास की बातें करते हैं और जय श्री राम की भी बात करते हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।